नागपुर का एक बड़ा घर जहाँ रहता था त्रिपाठी परिवार। त्रिपाठी परिवार की दो बहुएं थी। बड़ी बहू यानी कि जेठानी सुलोचना, जो कि अपने नाम की तरह ही एकदम सीधी सादी, संस्कारी और हर काम दिल से करने वाली थी, इसलिए उसकी सास को भी वो बड़ी पसंद थी। जबकि उसकी देवरानी यानी घर की छोटी बहू उससे एकदम ही अलग और सुंदर, मीठा बोलने वाली, लेकिन स्वभाव की बेहद ही चालाक थी। एक रोज, आज तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ऐसा मन करे कुछ देर और बिस्तर पर सोई रहूं। ऐसा सोचकर रागिनी चादर तान कर सो जाती है और कुछ देर बाद, अरे बड़ी बहू, तू अभी रसोई में अकेले ही काम कर रही है, ये छोटी बहू उठी नहीं क्या अभी तक? हो सकता है उठ गई हो माँ जी, लेकिन अभी बाहर नहीं आई हो। कमरे से बाहर नहीं आई, सुबह के 9 बज रहे हैं। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। अब जैसे ही अपनी सास की आवाज रागिनी के कानों में गूंजती है, वो झट से सोकर उठ जाती है। अरे बाप रे, लगता है माँ जी आ रही है। रागिनी झट से उठकर अपने कमरे में खड़ी हो जाती है, फिर अपनी कमर में बाम लगाने लगती है। हाय रे, मर गई रे, मर गई। अरे बहू, ये सब क्या है, करा क्यों रही है? माँ जी, मेरी कमर कुछ ठीक नहीं लग रही, कमर में काफी दर्द हो रहा है, इसलिए ये बाम लगा रही थी। ओह अच्छा, इसलिए तू अभी तक रसोई में नहीं आई? जी जी माँ जी, नहीं तो मैं तो रोज आई जाती हूँ किचन में, मुझे किचन में खाना पकाने का कितना शौक है। ऐसा कहते हुए वो अपना मुंह उदास कर लेती है। ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो। जी माँ जी। फिर सुमित्रा देवी कमरे से बाहर चली जाती है। ऐसे ही रागिनी अक्सर कोई ना कोई चालाकी करके खुद किसी काम से बचती रहती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर एक रोज रसोई में सुलोचना काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसके पास आती है। सुलोचना बहू, इस बार बसंत पंचमी का भोग तू ही बनाएगी, तेरे हाथों में सुकून और स्वाद दोनों ही है, इसलिए बसंत पंचमी में माँ का भोग तुम ही लगाना। ये सुनकर सुलोचना के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। जी माँ जी, माँ सरस्वती का भोग पूरे मन से बनाऊंगी। देवरानी रागिनी पास ही खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में जलन साफ झलक रही थी। हर पूजा, हर तारीफ, सब कुछ इसी के हिस्से में क्यों? माँ जी को तो लगता है ये बड़ी बहू ही सब काम करने में पूरी तरह निपुण है। मैं तो नल्ली हूँ, मुझे तो जैसे कुछ आता ही नहीं। इस जेठानी को देखो कैसे खुश हो रही है, जैसे कि ये किसी बड़े 5 स्टार होटल की मास्टर शेफ हो। और छोटी बहू, तू घर के मंदिर की साफ सफाई और बाकी घर का काम देख ले। हाँ, मैं तो जैसे नौकरानी हूँ इस घर की, जो साफ सफाई का काम थमा दिया। अरे बोलना, कहाँ खो गई? जी जी ठीक है माँ जी। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से सुलोचना के घर में सभी खूब तारीफ करते थे। सब उसी के बनाए हुए खाने की तारीफ करते थे, जिससे रागिनी उससे काफी जलती थी। अब घर में बसंत पंचमी की तैयारियां शुरू हो गई। सास बाजार जाकर सारा सामान लेकर आ गई। ले बहू, मैं ये सारा सामान ले आई, साथ ही हम तीनों के लिए पीली साड़ी भी लाई हूँ। कहते हैं बसंत पंचमी के दिन यही कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि उस दिन इसी रंग का बड़ा महत्व होता है। माँ सरस्वती को यही रंग पसंद आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी साड़ी है। हाँ अच्छी है माँ जी। अगले दिन बसंत पंचमी का त्योहार था। रागिनी घर की साफ सफाई में लग गई और इधर किचन में सुलोचना ने चावल धोए, केसर भिगोया, हल्की सी हल्दी भी डाली। बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती को सादा सात्विक भोग ही अच्छा लगता है, इसलिए बड़े ही प्यार से उसने उसमें चीनी डाली, ऊपर से काजू किशमिश सजाए। पीले चावल बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे थे। कुछ देर बाद रागिनी रसोई में आई। भाभी, मैं जरा चावल देख लूं, कहीं कुछ कमी तो नहीं है? अरे नहीं रागिनी, बस तैयार ही है। आप तो जानती हैं कि माँ जी बहुत बारीकी से देखती है ये सब। हाँ हाँ, तुम भी देख लो, बड़े प्यार से भोग बनाया मैंने। हाँ, दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा दीदी, वो मैंने मंदिर साफ कर दिया, लेकिन पूजा की थाली नहीं सजाई, आप सजा दो ना। अब सुलोचना को उस पर कोई शक नहीं हुआ। ठीक है, मैं जरा पूजा की थाली सजा लूं, तुम इसे ढक देना। ऐसा कहकर सुलोचना रसोई से बाहर चली गई। ये देख रागिनी के चेहरे की रंगत बदल गई। उसने मसालेदानी खोली और उसमें रखी लाल मिर्च पाउडर पर उसकी नजर टिक गई। आज इसकी तारीफ नहीं, बदनामी होगी। बड़ा शौक है ना जेठानी को अपनी तारीफ सुनने का। अब उसने चम्मच से मिर्च उठाई और पीले चावल में मिला दी, फिर अच्छे से चला दिया ताकि मिर्च दिखे नहीं। ऊपर से काजू किशमिश उसने दोबारा सजा दी। अब देखती हूँ माँ सरस्वती के भोग में मिर्च देखकर माँ जी सबको खूब बातें सुनाएंगी। इसके बाद पूरे परिवार ने पीले कपड़े पहने, माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप जलाए। सुलोचना भोग की थाली लेकर आई। सबने मिलकर साथ में सरस्वती माँ की वंदना की। उन्होंने भोग लगाया। कुछ देर बाद आरती हुई, फिर पूजा के बाद सबने प्रसाद लिया। सास ने पहला कौर मुंह में डाला। उसे मुंह में डालते ही वो चुप हो गई। ये क्या है? ओ, कितनी मिर्ची है इसमें तो। ये पीले चावल है या मिर्ची? ये सुनकर सुलोचना का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मैंने तो मिर्च डाली ही नहीं। ये सब देखकर रागिनी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। फिर रागिनी ने तुरंत मासूमियत का नकाब पहन लिया।
दीदी, अगर कोई भूल चूक हो गई है तो कोई बात नहीं, आप माफी मांग लो। बसंत पंचमी के भोग में ऐसी लापरवाही, ये तो घोर अनर्थ हो गया। ये सुनकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैंने पूरे मन से बनाया था, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। ये मिर्च वाले चावल आखिर कैसे बन गए? सभी सुलोचना को भला बुरा कह रहे थे कि तभी छोटा बेटा रोहन बोला, दादी, आप मम्मी को मत डांटो, इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। मैंने उसमें चाची को मिर्च डालते देखा था। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं दादी, मम्मी बाहर गई थी, तब चाची ने डाली थी। अब रागिनी का सर झुक गया। फिर सास ने गुस्से भरी नजर से रागिनी को देखा। रागिनी, सच बता, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है? माँ जी, वो मुझसे गलती हो गई। तूने माता रानी के भोग के साथ कितना गलत किया। आज समझ आया, मिर्च चावल में नहीं तेरे मन में थी। अब रागिनी की आंखें झुक गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी, आज का दिन शुभ है, इसे माफ कर दीजिए। सास ने अब बड़ी बहू की तरफ देखा और कहा, तू सच में बड़ी दिलदार है बहू। देख रही है कितनी अच्छी जेठानी मिली है तुझे। अब उन्होंने फिर से माता सरस्वती का भोग बनाया, लेकिन उस दिन के बाद रागिनी बदल गई। अब उसने आलस करना भी छोड़ दिया, साथ ही अपनी जेठानी से भी जलना छोड़ दिया। उस दिन के बाद से ही हर बसंत पंचमी पर बिना मिर्च के लेकिन बहुत मिठास के साथ भोग बनते रहे। यार पद्मा, तू एक नंबर की पदौड़ी है क्या? पदौड़ी होगी तेरी अम्मा, उन्हें आलू के पराठे ठूस ठूस के खिला दे, वो दिन रात पूरे गांव में पाती रहेंगी, जिससे मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा। यार तू बेवजह भड़क रही है, तेरा नाम पद्मा है ना, तो पदौड़ा मैच कर गया, इसलिए मैंने बोल दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुझे नवंबर में शादी कर लेनी चाहिए थी, इतनी ठंड में शादी करने की क्या जरूरत थी? यार तुझे तो अच्छी तरह पता है, मेरा एक सपना है कि मेरी भयंकर ठंड में सुहाग रात वाली रात मैं और मेरा हस्बैंड रजाई के अंदर बैठकर चाय पिए। वैसे भी मेरा होने वाला पति लोको पायलट है, शादी के तुरंत बाद उसकी ज्वाइनिंग है। तभी अचानक हवाएं तेज हो गई, बहुत तेज शीतलहर आ गई, बारिश भी तेज होने लगी। दूल्हे का घोड़ा भी कहीं भाग गया था, लेकिन दूल्हा पैदल ही पद्मा के घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी पद्मा के पिता ने कहा, राजू बेटा कितना हिम्मत वाला है, सारे बाराती भाग गए, लेकिन ये बेचारा अकेले ही पैदल चला आ रहा है हमारी बेटी के लिए। कहीं मेरा सपना अधूरा तो नहीं रह जाएगा? नहीं, दूल्हा तो आ ही गया है, मैं किसी तरह शादी कर लेती हूँ ताकि मेरा रजाई के अंदर बैठकर राजीव के साथ चाय पीने का सपना पूरा हो सके। किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस तेज तूफान में घर के अंदर बैठाकर पद्मा और राजीव की शादी कर दी गई। शादी के बाद पद्मा अपने ससुराल पहुंची। वहाँ पर उसके बूढ़े सास ससुर और एक ननद थी। सुहाग रात वाली रात पद्मा दूध की जगह 2 चाय के कप लेकर पहुंच गई। अंदर पहुंचते ही उसने जैसे ही रजाई को देखा, उसे बहुत अच्छा लगा। पद्मा, मैंने तो सुना था सुहाग रात वाली रात पत्नी अपने पति के लिए दूध लेकर आती है, तुम तो चाय लेकर आ गई। अरे वाह, कितनी खूबसूरत रजाई है। दरअसल मेरा बचपन से सपना था कि मैं सुहाग रात वाली रात अपने पति के साथ रजाई के अंदर बैठकर भयंकर ठंड में चाय पीऊं, और फाइनली आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। पद्मा ने चाय के कप साइड टेबल पर रखे और बेड पर बैठकर जैसे ही उसने रजाई अपने हाथों में ली, वैसे ही तूफान और बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि उनका पूरा घर उजड़ गया। घर की दीवारें और छत ढह गए। किसी तरह राजीव अपने परिवार को लेकर घर के बाहर निकल आया, लेकिन सारा सामान बर्बाद हो गया था। अब भारी बर्फबारी में राजीव अपने परिवार के साथ बिना छत के सड़क पर था। ये क्या हो गया? रजाई के अंदर बैठकर चाय पीने का सपना पूरा ही होने वाला था कि तभी इतना भयंकर तूफान आ गया। राजीव बेटा, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, पिताजी, छुटकी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। भले ही हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरी लोको पायलट की नौकरी तो बची है। चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं। थैंक गॉड, कम से कम एक आखिरी उम्मीद तो बाकी है। एक दिन बाद ही सही, लेकिन रजाई के अंदर बैठकर चाय पीने का सपना मेरा पूरा होकर ही रहेगा। भैया तो फिर इसी बात पर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। राजीव खुशी खुशी अपने पूरे परिवार को लेकर रेलवे स्टेशन चला गया। सर, कल से मेरी ज्वाइनिंग है एज अ लोको पायलट। ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर। स्टेशन मास्टर ज्वाइनिंग पढ़ते जोर जोर से हंसने लगा। भाई साहब, ज्वाइनिंग लेटर में कोई चुटकुला लिखा है क्या? देखिए श्रीमान, आपको किसी ने उल्लू बना दिया है। ये ज्वाइनिंग लेटर नकली है। ये ज्वाइनिंग लेटर तुम्हें मिला कैसे? कोई एग्जाम दिया था तुमने? नहीं सर, मुझे एक आदमी मिला था, उसने कहा था कि 2 दिन के अंदर मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करा दूंगा। उसने मुझसे पैसे भी लिए, मैंने अपने खेतों को गिरवी रखकर उसे लाखों रुपए दिए। तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी इन जैसे स्कैमर्स के चक्कर में आ जाते हो। ये सब जानकर सबसे बड़ा झटका राजीव की पत्नी पद्मा को लगा, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद बची थी वो भी टूट गई। अब वो लोग प्लेटफॉर्म पर ही रहने लगे। राजीव कहीं से बड़ी मुश्किल से एक रजाई का इंतजाम करके लाया, जो कि उसने अपने माँ बाप को दे दिया। बाकी लोग ठंड में ही थे, कांपते रहे। ये लो, बड़ी मुश्किल से कुछ खाने का सामान लाया हूँ, आप सब लोग खा लो। और थोड़े पैसे हैं मेरे पास, कल से मैं यहीं स्टेशन पर चाय बेचूंगा ताकि आगे का गुजारा चल सके।
जब सारी उम्मीद खत्म हो गई तब उनके पास चाय बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये छोटी सी उम्मीद अभी तक उनको जिंदा रखे हुए थी, लेकिन ये उम्मीद भी उनकी अगले दिन टूट गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तेज बर्फबारी की वजह से रेल की पटरियों में बहुत ऊंचाई तक बर्फ जम गई है, इसीलिए सारी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। अब कुछ दिनों तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। आपकी असुविधा के लिए खेद है। अब पद्मा और उसके ससुराल वालों की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। आगे जिंदगी कैसे बितानी है, पेट कैसे पालना है, ये उम्मीदें भी टूट चुकी थी। अगले दिन से राजीव ने स्टेशन पर काम कर रहे लोगों को चाय बेचनी शुरू की। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन, कितने सपने थे मेरे शादी को लेकर, सारे के सारे टूट गए। राजीव, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। अरे मेरे माँ बाप भले ही गरीब है, लेकिन कम से कम एक घर तो है, खाना पीना तो है, सुबह सुबह चाय तो मिल जाती है सुकून से। बिटिया, हम तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, हमने जानबूझकर तो कुछ ऐसा नहीं किया। आपके बेटे ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ मैं। इतना कहकर पद्मा वहाँ से जाने लगी कि तभी फिर से अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप सभी के लिए खुशखबरी है। अब पटरियों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है, इसलिए रेल यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी संख्या 52341 कुछ ही समय में पहुँच रही है। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद पद्मा के परिवार में खुशी की और उम्मीद की एक लहर फिर से दौड़ गई। लेकिन तभी पद्मा को कुछ सुनाई दिया। एक आदमी का पैर रेल की पटरी में फंस गया था और सामने से ट्रेन आ रही थी। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई है। सभी उस आदमी को देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। ट्रेन बहुत नजदीक आ चुकी थी। ट्रेन उस आदमी को टक्कर मारने वाली थी कि तभी पद्मा दौड़ कर गई और किसी तरह उस आदमी का जूता उतार दिया, जिससे उसका पैर आजाद हो गया और झट से वो दोनों प्लेटफॉर्म पर आ गए। बिटिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे 1 सेकंड की कीमत समझ आई। अगर 1 सेकंड भी हम ऊपर चढ़ने में देर कर देते तो हम दोनों ही अपनी जान गंवा बैठते। बिटिया, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। बिटिया, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में वहाँ पर वही स्टेशन मास्टर कुर्सी लेकर आ गया, क्योंकि वो आदमी रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी था। कैसे स्टेशन मास्टर हो तुम? रेलवे का अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी तुम अपने दफ्तर में ही बैठे रहे। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आज से तुम्हारी जगह ये लड़की संभालेगी। तुम्हारा ट्रांसफर भागलपुर के एक छोटे से स्टेशन पर कर देता हूँ, क्योंकि वहां ज्यादा यात्री नहीं आते। तुम आराम से बैठकर सोते रहना ऑफिस में। बेटी, कल से तुम यहाँ की स्टेशन मास्टर हो। तुम्हें 1.5 लाख हर महीना मिलेगा और सरकार की तरफ से एक बंगला भी रहने को मिलेगा तुम्हारे परिवार के लिए। कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब पद्मा अपने परिवार को लेकर सरकारी बंगले में चली गई। वहाँ पर फाइनली वो रजाई के अंदर घुसकर अपने पति राजीव के साथ चाय पीने लगी।